हाँ जी बेटा, आज जो हमारा लेक्चर है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा ये क्वेश्चन है स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। इसके दोनों का एक ही नाम है, स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं, स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं, और इनके बारे में हमें तफसील पढ़नी है। इनको मैथमेटिकली इनको हम एनालाइज करेंगे, होती क्या है ये देखेंगे। तो थोड़ा सा आपने अपना कॉन्सेप्ट यहाँ लाजमी बना लेना है बेटा, क्योंकि ये चीज़ें वैसे आसान है, लेकिन अगर समझ ना पाए तो फिर आपको मुश्किल लगेंगी। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, या जो आज हमने अगला टॉपिक पढ़ना है, ये फिर वही बात है कि ये दोनों टॉपिक आप ऑलरेडी इसका कुछ हिस्सा पहले आप अपनी इंटर की क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। इंटर की क्लास में बाकायदा आप इसको जानते हैं इंटर की क्लास के लिहाज से, कि हमारे पास वहाँ पर भी हमने टॉपिक पढ़ा था, इंटरफेरेंस भी पढ़ा था जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, स्टेशनरी वेव्स भी अब पढ़ रहे हैं, और इस तरह बीट्स है वो पढ़ेंगे। तो वो तमाम इंटर में पहले पढ़ा है। बहरहाल एक बार फिर थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा बीएस के लिहाज से है। तो बेटा स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं ऐसी वेव्स जिनमें बेटा हमारे पास एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो दो वेव्स की, और लेकिन उनकी जो डायरेक्शन हो ना आपस में अपोजिट हो, तो उनके आपस में मिलने से स्टेशनरी वेव्स बनती हैं। तो मतलब स्टेशनरी वेव्स बेटा हमारे पास इंटरफेरेंस होता है बेसिकली टू आइडेंटिकल साइनोसॉइडल वेव्स का, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, लेकिन व्हेन दे आर ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन बेटा इनकी डायरेक्शन आपस में क्या होती है, अपोजिट होती है। तो हम ऐसी वेव जो बनती हैं इस फिनोमेना की वजह से, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव्स, या इनके सुपर पोजिशन से जो वेव्स बनती हैं उन वेव्स का नाम है स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। कैसे बनती हैं बेटा, इसके लिए बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। आप एक रस्सी को एक साइड से बांध दें, दूसरे साइड से आप पकड़ लें, उसको जैसे ही आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, प्लग करेंगे, उससे क्या होगा, वेव पहले आगे जाएगी। अब एक आगे वेव जा रही है, और उसी तरह बेटा हमारे पास क्या होगी, उसकी मुखालफत में भी दूसरी तरफ से बेटा क्या होगी, हमारे पास टकरा कर वापस एक वेव आएगी। जब वो दोनों वेव, अब दोनों आपस में अपोजिट है, दीवार से टकरा कर वापस आ रही है, और जो आपने पैदा की है वो उस दीवार की तरफ जा रही है, तो दोनों वेव आपस में क्या है, अपोजिट है, लेकिन एक ही रस्सी पे बन रही है, एक ही फोर्स की वजह से बन रही है, इसलिए उनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ सेम है, बस अपोजिट है तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो इस फिनोमेना की वजह से जो हमारे पास वेव बनेगी ना बेटा, इस वेव को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। जैसे कि ये आपको एग्जांपल दे रहा है बेटा यहाँ पर, कि ये जनाब आपने इंसिडेंट पल्स, मतलब जो टकराने जा रही है, ये टकरा कर वापस आ रही है। जब ये दोनों वेव आपस में मिलेंगी, ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट आपस में कोलिजन हुआ, जिससे बेटा क्या होता है, हमारे पास एक हमें स्टेशनरी वेव्स मिलती हुई बाकायदा नजर आती है। इसको करने का तरीका एक और बेटा ये भी है कि आप दो वेव्स जो रस्सी है उसको दोनों साइड से क्या करें, आप फिक्स कर दें, बिल्कुल टाइट हो, ऊपर से पकड़ के उसको प्लग करें, जिससे क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ वेव पैदा होंगी, जो दोनों वेव इससे क्या होंगी, अपोजिट होंगी, उनकी डायरेक्शन एक ऊपर की जानब एक नीचे की जानब। जब ये बेटा आप हमें टकराएंगी तो वहां पर हमें ऐसा एक फिनोमेना देखने को मिलेगा, और इस फिनोमेना को हम बेटा क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये नाव इस डायग्राम में इसको ज़ाहिर किया गया है, और इस पल्स को एक ट्रेन कहा गया, मतलब ये ना पॉजिटिव ट्रेन, पॉजिटिव पल्स, और ये नेगेटिव पल्स जब आपस में टकराएंगे तो बेटा हमारे पास बनती है, इस एक जगह होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक जगह होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां बनते हैं नोड्स, एंटी नोड, और यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बेटा, वहां बनता है आपके पास नोड बनता है। जहाँ हम सिंपल लफ्जों में नोड और एंटी नोड्स को ऐसे बयान करते हैं कि जो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होते हैं, जो मतलब बिल्कुल कॉर्नर पर जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट को हम बेटा क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, और ये बनते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। और जो मैक्सिमम आपको डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, जहां पर ये वेव फैली हुई है, फूली हुई है, उस वे उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है, ऊपर की जानब भी और नीचे की जानब भी, तो हम इसे कहते हैं एंटी नोड, और ये बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। ये बेटा किस वजह से बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बनता है। ये बेसिक बातें स्टेशनरी वेव्स के बारे में। आगे थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी बेसिक बातें हैं। क्या बोला, कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो
वहां बेटा नोड होता है, जहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो वहां नोड होता है। और दो कंस्ट्रक्टिव नोड के दरमियान फासला, मतलब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक के दरमियान जो फासला है वो λ/2 के इक्वल होता है। मतलब एक वेव से लेकर दूसरी वेव तक, मतलब इस नोड से लेकर अगली नोड तक पूरा लैम्डा होता है, पूरी एक वेव लेंथ होती है, क्योंकि वेव लेंथ में एक क्रस्ट और एक ट्रफ शामिल होगा। ये एक क्रस्ट और फिर ये एक ट्रफ। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेटा हमारे पास क्या है, लैम्डा के बराबर है, तो इसका हाफ क्या हो गया, λ/2। मतलब दो कंसेक्टिव नोड के दरमियान फासला, कंसेक्टिव मतलब एक जैसे, एक के साथ अगला, के दरमियान फासला को बेटा हम क्या कहते हैं, जो फासला होता है वो λ/2 होता है। और ऐसे ही जो मैक्सिमम फासले पर हो उन्हें हम कहते हैं एंटी नोड, और एंटी नोड से लेकर अगले एंटी नोड तक का फासला बेटा मेरे पास क्या कहलाएगा, λ/2 के इक्वल ही होगा। लेकिन एक नोड से लेकर लैम्डा, नोड से लेकर एंटी नोड तक के दरमियान का फासला, वो जो अपनी वेव का चौथा गुना है, तो हम इसे कहते हैं λ/4 के इक्वल है। बेटा ये जो फासला है λ/4, फिर सुन ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लैम्डा, हाफ λ/2, और उसका भी हाफ, तो क्या बन जाएगा, λ/2। तो यही बात लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड इज इक्वल टू λ/4। इसे बेटा आप स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, बिकॉज वजह क्या है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डू नॉट चेंज। मतलब ये नाप जहां पर मैक्सिमम वहीं पर मैक्सिमम, जहां मिनिमम वहां मिनिमम, उसी अपनी जगह पर ये खड़ी हुई है, स्टैंड किया हुआ है, इसने अपनी एनर्जी को वहीं पर पकड़ा हुआ है, स्टैंड किया हुआ है, इसीलिए हम इसे स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। मतलब ये नोड जहां बन रहा है, ये नोड यहीं बनेगा, ये नहीं कि नोड आगे मुंतकिल हो जाए, नोड अपनी पोजीशन पे रहेगा, नोड अपनी जगह से आगे मूव नहीं करता, ना ही एंटी नोड जगह से आगे मूव करेगा। तो यही बात कर रहा है, बिकॉज लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा डू नॉट चेंज एंड एनर्जी रिमेन्स कन्फाइंड विद इन ए लूप, एनर्जी इसी लूप के दरमियान में ही रहेगी। तो इसलिए बेटा हम इसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। लव स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ है, स्टैंड को व्यवस्थित जगह पर। अब बेटा ये तो छोटी छोटी बातें जो इसकी, अब आगे इसका मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकल में हमारे पुराने वाले फार्मूले भी यहाँ पर साथ यूज होंगे। तो बेटा इस मैथमेटिक में हम क्या है, हम देखते हैं बेटा इस चीज को। हाँ जी बेटा, मैथमेटिक में हमारे पास मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, बेटा उसमें हमें ये क्या कहता है, उसमें हमें ये कहता है कि बेटा आपके पास क्या है ना, हमारे पास कहता है जी, कंसीडर हमारे पास टू साइन वेव्स हैं, सेम एम्पलीट्यूड है, वाई एम के इक्वल है, सेम फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf के इक्वल, और सेम वेवलेंथ है, लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k। मतलब इनके वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है। ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानब जा रही है बेटा, और एक किधर जा रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानब जा रही है। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पर कहेंगे नो सफर एनी फेस चेंज, मतलब सारी बात फेस तो यहाँ पर चेंज होगा नहीं, क्योंकि आपस में सुनो टकरान अपोजिट आपस में है। तो मैं कहता हूँ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली है वो इक्वल है वाई इंटू एक्स इंटू टी, एक्स कॉमा टी किसके इक्वल है, वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको मैं पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बेटा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इन दोनों में, जो दोनों वे में फर्क किस चीज का है, यहाँ माइनस है, और बेटा इसका यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक बनेगा, वो क्या होगा, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। तो बेटा वाई एक्स इंटू टी में प्लस क्या जाएगा, दोनों को y1 को भी और y2 को भी प्लस कर दिया। तो ये फार्मूला वाई एम कॉमन आ गया, बन गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। वही बात बेटा कल वाला फार्मूला कि के एक्स माइनस ओमेगा टी अल्फा के इक्वल प्लस वाला बीटा के इक्वल, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका बेटा फार्मूला क्या है, 2 साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। मतलब कि ये जो प्लस हो रहे थे प्रोडक्ट में आ गए, तो हमारे पास ये फार्मूला लग गया वाई एम कॉमन 2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, पहली बार प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, आगे कोस, कोस में के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। मतलब बेटा हमारे पास क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसमें हमारे पास बेटा क्या हुआ, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी से कैंसिल, तो साइन के साथ सिर्फ के एक्स बच गया। कोस वाले में बेटा हमारे पास के एक्स से के एक्स कैंसिल, तो क्या बच गया, माइनस ओमेगा टी बच गया। और आपको पता है कोस के अगर अंदर माइनस हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2ym साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, ये मेरे पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन जो मेरे पास आई है ये किसकी है, इस स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट जो है ना
इस ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बिकॉज एक्स एंड टी डू नॉट अपेयर इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म। ये इस फॉर्म में नहीं है कि x माइनस वी टी हो और x प्लस वी टी, इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट शो नहीं कर रहा। तो डिस्प्लेसमेंट जो इसका रिप्रेजेंट होगा बेटा, ये होगा हमारे पास क्या बोला, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, 2ym साइन के एक्स के इक्वल होगा। मतलब कि बेटा यहाँ पर हमारे पास जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 2ym साइन के एक्स। तो फिर कोस ओमेगा टी क्या है बेटा, कोस ओमेगा टी उसका फेज है, कोस ओमेगा टी यहाँ पर उसको फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2ym साइन के एक्स पूरे का पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। मतलब यहाँ जस्ट ym मैग्नीट्यूड नहीं है, बल्कि 2ym साइन के एक्स पूरा मैग्नीट्यूड है, और कोस ओमेगा टी इसके फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए क्योंकि बेटा वहां ओमेगा शो हो रहा है, ओमेगा फेस को शो करता होता है। ठीक है बेटा, तो एम्पलीट्यूड सेम नहीं है फॉर नॉट डिफरेंट पार्टिकल बट वेरीज विद लोकेशन। मतलब ये एम्पलीट्यूड क्या है, हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू सबके लिए सेम नहीं होती, साइन की वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है। 2ym तो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन वो साइन की वजह से उसकी वैल्यू लाजमी चेंज होगी। अब उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, या तो मैक्सिमम पे आएगा या मिनिमम पे आएगा। तो अब देखते हैं बेटा मैक्सिमम कब होगा। साइन मैक्सिमम कब होता है, साइन 90 पर, साइन 90, साइन 270 पर। मतलब कि साइन बेटा हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, जब के एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पाई/2 के इक्वल, मतलब 90 के, या 3 पाई/2 मतलब 270 के, या 5 पाई/2 ऐसे इक्वल होगी। तो मतलब के कहा बेटा, हमने क्या पढ़ा फार्मूला पर, कि लैम्डा इज इक्वल टू, बेटा क्या था हमारे पास वहां पर, हमने लैम्डा का फार्मूला, वहां पर के इज इक्वल टू क्या, 2 पाई/लैम्डा। तो क्या बन गया, 2 पाई/लैम्डा, एक्स इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। अब ये 2 पाई यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, और बेटा लैम्डा यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू λ/4, 3λ/4, 5λ/4। ये इंडिकेट कर रहा है, ये बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, कि आपके पास जो एंटी नोड बनते हैं उनका फासला कितना होता है, पाई/4 होता है, 3 पाई/4 होता है, या 5/4 का फासला होता है दरमियान। तो इस बात को आगे हमने बकायदा प्रूफ किया हुआ है। ये देखें जनाब, आगे कैसे प्रूफ किया आपने इसको, कि कहते हैं जी फेज डिफरेंस निकाल लें, द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंटी नोड, क्योंकि ये आपको मैक्सिमम फासला शो करवाएंगे। मतलब इनके दरमियान बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड इज, हमारे पास क्या आ गया, वेव लेंथ डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप दोनों को माइनस कर लें, 3λ/4 माइनस λ/4, कितना आंसर आया, λ/2। 5λ/4 माइनस 3λ/4 को डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा, λ/2 ही आएगा। मतलब एंटी नोड तब मिलेगा जब आपके पास फेज डिफरेंस या पाथ का फासला कितना होना चाहिए, λ/2 के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब हम यहाँ जैसे कल लास्ट टाइम इंटरफेरेंस के टॉपिक में देखा था कि हमें मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा और हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हमें पता लग गया कि जब पाथ डिफरेंस λ/2 होगा तो हमें क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। ऐसे ही नोड के लिए अब साइन आपके पास जीरो कब होता है, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 360 डिग्री पर। तो के एक्स जब 0 पाई 2 पाई 3 पाई होगा तो मेरे पास साइन का आंसर 0 आएगा। तो मतलब आपके पास एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 0 आएगा, और ये शो करवाएगा नोड को। ऐसे ही के की वैल्यू 2 पाई ओवर लैम्डा पुट की, तो मेरे पास क्या बन गया, एक्स इज इक्वल टू 0, λ/2, लैम्डा 3λ/2, 2 लैम्डा। तो अब इसका भी फासला निकाले, पार्ट डिफरेंस, तो अब भी फर्क कितना आ गया, λ/2 का फर्क आ गया। ठीक है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड तो λ/4 होता है, लेकिन एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला λ/2 होता है। तो जो बात मैंने शुरू में कही थी वो यहाँ पर साबित होगी। क्या बोला, एक नोड से दूसरे नोड तक या एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक कितना फासला होगा, λ/2 का होगा। ये दोनों मैक्सिमम के लिए भी मिनिमम के लिए। ये बता रहा है कि मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस λ/2 आएगा। तो मिनिमम कब मिलेगा, वो भी पाथ डिफरेंस λ/2 के इक्वल ही होगा। क्यों, एक नोड से दूसरे नोड का फासला भी λ/2 है, एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का फासला बेटा हमारे पास क्या है, λ/2 है। लेकिन एक नोड से एंटी नोड के दरमियान फासला बेटा कितना होता है, λ/4 होता है। ठीक है बेटा, ये जनाब हमारे पास, इससे क्या होगा बेटा, हमारे पास एनर्जी उसी लूप में कन्फाइन रहती है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। अब बेटा अगर आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं है, तो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ जी बेटा।
क्वेश्चन है? नो सर, एक बार रिपीट कर दें स्टार्ट से। चलो मैं कर देता हूँ बेटा, मैं कर देता हूँ। बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव्स के बारे में बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट हो कि ये दो वेव्स का इंटरफेरेंस कब होता है, जब उनका दो वेव्स का इंटरफेरेंस ही होता है, दो वेव्स ने आपस में मिलना ही है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम होती है, लेकिन उनकी बेटा जो डायरेक्शन होती है वो आपस में क्या होती है? अपोजिट होती है। तब बेटा हमारे पास वहां बनती है स्टेशनरी वेव्स। तो बेटा इस फिनोमेना को हमने ऑब्जर्व करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी आपको ये एग्जांपल दी। आप बेटा क्या करें, एक रस्सी है उसे दोनों साइड से टाइट करके बांध दे और उसको दरमियान से प्लग कर ले। अब क्या होगा बेटा, एक वेव इधर को ट्रेवल करेगी और एक वेव बेटा क्या होगी? नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी। जब ये दोनों आपस में टकराएगी वहां पर कोलिजन होगा, जिससे बेटा क्या होगा, हमारे पास वहां पर स्टेशनरी वेव्स पैदा होगा। अब ये एक ही रस्सी से पैदा हुई थी, एक ही फोर्स के साथ पैदा हुई थी, इसलिए इनका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम थी, लेकिन एक ऊपर से आई और एक नीचे से वापस रिफ्लेक्ट होकर आई, तो इसलिए बेटा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट थी। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या बनी? स्टेशनरी वेव्स बनी। ठीक है बेटा, ये पहले आपका सिंपल। अब इस स्टेशनरी वेव को अगर गौर से देखें तो हमें ध्यान आता है कि इसके कुछ पॉइंट पर जो हमेशा जीरो पर ही रहते हैं, जो मीन पोजीशन पर ही रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोड्स। ये क्यों बनते हैं? ये बनते हैं वहां पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और बेटा हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ पॉइंट पर बेटा हमारे पास क्या होते हैं? ये मैक्सिमम पोजीशन पे हमेशा रहते हैं, मतलब ये अबव या बिलो दी मीन पोजीशन रहते हैं, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और इन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? एंटी नोड कहते हैं। इन्हें बेटा आप क्या कहते हैं? एंटी नोड कहते हैं। यहाँ बेटा आपका एमसीक्यू जो आपकी आगे जो बात प्रूफ कर रहे हैं, आपको ये पता हो, क्या पता हो जी? कि मुकम्मल वेव का फासले को वेवलेंथ कहते हैं। अब देखिए बेटा, आप एग्जांपल ले लें क्रस्ट रफ वाली, तो आपको पता है कि जब एक क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये एक टरफ, जब एक टरफ और एक क्रस्ट मिलता है तब एक वेवलेंथ, एक वेव पूरी होती है, तब हम कहते हैं इसकी बेटा वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा के इक्वल है। ऐसे ही है बेटा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि देखिए जी, एक नोड से अगले नोड तक सिर्फ क्रस्ट ही है, तो मतलब ये आधी वेव हुई, तो हम फिर इसे कहते हैं, इसका फासला क्या है? लैम्डा ओवर 2 के इक्वल है। तो फिर आप ये कहते हैं कि एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला लैम्डा ओवर 2 के इक्वल होता है। ऐसे ही एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का बेटा फासला भी कितना होता है? लैम्डा ओवर 2 के इक्वल होता है। क्लियर बात बेटा? ये बात आपको लाजमी जेहन में रहनी चाहिए। मुकम्मल लैम्डा, हाफ लैम्डा ओवर 2, और फिर एक नोड से एंटी नोड जो उस हाफ का भी हाफ है, तो बेटा वो किसके इक्वल होगा? लैम्डा ओवर 4 के इक्वल होगा। और यही बात बेटा हमने आगे प्रूफ भी की हुई है मैथमेटिकली। बेटा मेरे पास वो क्या होगा? लैम्डा ओवर 4 के इक्वल होगा। क्लियर बात बेटा? तो फिर सुन लें, ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि जनाब यहाँ से लेकर नोड का फासला लैम्डा ओवर 2, एक नोड से एंटी नोड का फासला लैम्डा ओवर 4, एक नोड से अगली वेव के नोड तक का फासला पूरा लैम्डा आपके पास इक्वल होगा। ठीक है बेटा, ये समझ आ गए? फासले की समझ बेटा समझ आ गई आपको? यस सर। हाँ, अच्छा आगे जनाब, अब आ गया इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है कि इसको मैथमेटिकल थोड़ा सा यहाँ पर आपको धुलना नजर आ रहा होगा। आप अपनी जो बुक है वो अपने पास रखें ताकि आपको वहां देखने में आसानी हो। तो बेटा अब मैथमेटिकल में बड़ी आसान सी बात है कि दो वेव्स हैं, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है, वाई एम के इक्वल है, दोनों की बेटा फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के इक्वल, और दोनों की वेवलेंथ भी सेम है, जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर के इक्वल है। और मतलब यहाँ से अगर मैं के निकालूं, बेटा मेरे पास के क्या हो जाएगा? बेटा यहाँ मेरे पास के क्या बन जाएगा? लैम्डा ओवर 2 पाई के इक्वल। ठीक है, यहाँ अगर आपको के निकालना पड़े, बेटा मेरे पास वो क्या बनेगा? 2 पाई ओवर लैम्डा। इसमें से देख लें कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर के। अगर यहाँ से के जो आगे इस्तेमाल भी होता है, वो बेटा किसके इक्वल होगा? 2 पाई ओवर लैम्डा के। बस मूव कर रही है, लेकिन उनकी डिफरेंट क्या है? उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। मतलब एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानब है और बेटा एक कौन सी है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की जानब से आ रही है। अब आप पहली वाली को y1 कह लें, वो ym sin kx माइनस ओमेगा टी जो पॉजिटिव के अलोंग जा रही है, और ये वेव इक्वेशन है जो आप ऑलरेडी पहले कई बार पढ़ चुके हैं। अब एक है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, वहां पर फेज डिफरेंस, बाकी तो मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम है, फर्क किस चीज का? फेज डिफरेंस का। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो बेटा y2 में क्या आ गया? ym sin kx प्लस ओमेगा टी,
मतलब इन दोनों इक्वेशन में y1 और y2 में क्या फर्क है, माइनस और प्लस का फर्क है, फेज की वजह से फर्क है वो। अब बेटा यहाँ पर जब दोनों मिलेगी तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो मतलब आपस में y1 प्लस y2 को ऐड कर दिया। जब बेटा y1 y2 को ऐड किया, ym कॉमन आ गया, तो मेरे पास क्या बन गया, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी। अब इसको देखकर मुझे वो पहले वाले फार्मूले याद आ गए जो मैं पहले कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ। मतलब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कोस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो यही अल्फा यहाँ पर के एक्स माइनस ओमेगा टी है और बीटा यहाँ पर के एक्स प्लस ओमेगा टी है। तो बेटा मैंने वो फार्मूला जब यहाँ पर अप्लाई किया तो मेरे पास बन गया वाई एम इज इक्वल टू 2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और ये बन गया कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा यहाँ पर ओमेगा टी कैंसिल, यहाँ पर के एक्स कैंसिल, तो फार्मूला बन गया 2 साइन के एक्स कोस माइनस ओमेगा टी। हम जानते हैं कोस के अगर अंदर माइनस लगा हो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, वो पोस्टर में बदल जाता है, तो बन जाएगा कोस ओमेगा टी। अब बेटा यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो क्या है कि जहाँ पर आपके पास एक साइन भी है और कोस भी है, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड भी है और फेज भी है। अब बेटा फेज वही होता है जिसके साथ टाइम और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लगाओ। तो मतलब ये जो कोस ओमेगा टी है ये फेज को शो कर रहा है, और बाकी जो 2 साइन के एक्स है ये बेटा क्या कर रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। ये बात याद रखिएगा, वेव दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एम्पलीट्यूड प्लस फेज। फेज कोस ओमेगा टी है। कोस ओमेगा टी क्यों है, कोस के साथ ओमेगा भी लगा हुआ है, टी भी लगा हुआ है, और ये ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है फेज एंगल को। तो फेज एंगल कोस में आ रहा है तो कोस वाला क्या है, फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि साइन के एक्स, दोनों साइन के साथ जो के भी है, जे भी एक कांस्टेंट है, एक्स भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें कोई फेज रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, इसलिए मेरे पास जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो पूरा 2 साइन के एक्स बनेगा। ये बात बेटा मैं क्या करनी है यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 साइन के एक्स, ये बन गया। अब क्या करते हैं, ये मेरे पास एक एम्पलीट्यूड बन गया जो आपका एमसीक्यू पूछ सकता है, याद कर लेना है। अब आगे बात ये आती है कि अगर ये एम्पलीट्यूड है तो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड के दरमियान क्या फासला होगा, कब होगा। इसी तरह एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान फासला क्या होगा और कब होगा, उसको देखने के लिए बेटा मैक्सिमम फासला तब होगा जब मेरे पास साइन के एक्स क्या होगा बेटा, हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। बेटा साइन के एक्स 1 के इक्वल कब आएगा, जब के एक्स की वैल्यू वो एंगल होगी जिस पर साइन 1 होता होगा। कौन सी वाला, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। साइन 270 क्या होता है, -1 होता है। मतलब मैक्सिमम 1 कब आएगा, π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर एंड सो ऑन पर, ठीक है बेटा। मतलब के एक्स इज इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2। अब वहां ऊपर इस इक्वेशन से अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करूं, जो मैंने बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू 2π/k, तो बेटा के इज इक्वल टू आता है 2π/λ इनटू एक्स, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू ये π/2, 3π/2, 5π/2। ये बेटा यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर डिवाइड हमारे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फासले को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स इज इक्वल टू λ/4, 3λ/4, 5λ/4 बन जाएगा। अब मैं अगर इसको परखूं अपने फेज डिफरेंस के लिहाज से कि कितना एक पार्ट डिफरेंस है और क्या आंसर आ रहा है, तो देखते हैं। तो ये जो लोकेशन रिप्रेजेंट हो रही है एंटी नोड की, क्योंकि बात कर रहे हैं मैक्सिमम की इस टाइम ना, तो अगर आप 3λ/2 4 माइनस λ/4 को आपस में क्या करें, माइनस करें, आपके पास आंसर कितना है, λ/2 आया। इसी तरह 5λ/4 माइनस 3λ/4 को माइनस करें, जवाब फिर कितना आया, λ/2 आया। ये काम आप सिंपल एलसीएम के जरिए से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है एक एंटी नोड से, एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम का फासला कितना है, पार्ट डिफरेंस कितना है, λ/2 है। और ये बात हमने इस टॉपिक के शुरू में ही पढ़ ली थी कि इनके दरमियान फासला कितना होता है, λ/2 के ही इक्वल होता है, ठीक है बेटा। अब अगर बात करें मिनिमम वाली, तो साइन के एक्स मिनिमम कब होगा, जब 0 होगा। 0 कब होगा, जब साइन का ऐसा एंगल जो 0 देता हो, जैसे कि साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0। मतलब कि के एक्स इक्वल होता है जब 0 पाई 2 पाई 3 पाई के इक्वल होगा,
तब बेटा आपके पास इसका साइन 0 आएगा, तो आपके पास एम्पलीट्यूड भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये किस चीज को शो करेगा, नोड को शो करेगा। तो मतलब नोड कब होगा, जब 0 पाई 2 पाई 3 पाई पर होगा। अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू पुट करूँ तो बेटा मेरे पास एक्स का फॉर्म में क्या आता है, 0 λ/2 लैम्डा 3 λ/2 2 लैम्डा। अब बेटा जब यहाँ पर एक एमसीक्यू याद रख लें कि एंटी नोड के लिए क्या आया था, λ/4 3 λ/4, और यहाँ पर क्या आ रहा है, λ/2 3 λ/2 वगैरह। ठीक है ना, ये फर्क आपने लाजमी याद रखना है। ये पार्ट डिफरेंस है नोड के लिए, और जो पीछे वाला बेटा पार्ट डिफरेंस था वो किसके लिए था, एंटी नोड का। अगर इन दोनों पाथ को हम आपस में माइनस करें, जवाब बेटा मेरे पास फिर भी क्या आ रहा है, λ/2 आ रहा है। तो जहरी बात है, एक मतलब एक मिनिमम से लेकर दूसरे मिनिमम, मतलब एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक का फासला कितना यहाँ साबित हो रहा है, λ/2 के इक्वल ही साबित हो रहा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन। हाँ जी बेटा।